भारतीय इतिहास में ना कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी किसी भी रोमांचक नॉवल से कम नहीं है। तो चले आज बात करते हैं एक ऐसे ही राजनेता की जिन्होंने पहले तो आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा रोल निभाया, फिर देश के सबसे ऊंचे पद पर भी बैठे और उसके बाद उसी सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में से एक बन गए। तो सीधे शुरू करते हैं उनकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पहचान से। एक ऐसा पद जिसने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक खास जगह दे दी। जी, ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोग प्यार से राजा जी भी बुलाते थे। उनका जीवन 1879 से 1972 तक का था। मतलब उन्होंने उस पूरे दौर को देखा जब भारत बदल रहा था, बन रहा था। ये जो एक लाइन है ना, इसी में उनकी पूरी ऐतिहासिक अहमियत छिपी है। आज़ादी के ठीक बाद वो पहले, और मज़े की बात देखिए, आखिरी भारतीय थे जिन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभाला। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। लेकिन इस ऊंचाई तक वो पहुंचे कैसे? उनका ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जब वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जरा सोचिए, एक बहुत ही कामयाब वकील जिनका करियर एकदम सेट हो, वो देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे। 1920 के दशक में राजा जी ने ठीक यही किया था। उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को अलविदा कहा और अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के आंदोलन के नाम कर दी। और आंदोलन में उनका कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। जब महात्मा गांधी जेल में थे, तो उन्होंने अपनी सबसे जरूरी पत्रिका यंग इंडिया को चलाने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, बल्कि राजगोपालाचारी को सौंपी थी। ये दिखाता है कि गांधी जी को उन पर कितना गहरा भरोसा था। 20 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। 1922 से लेकर 1942 तक, यानी पूरे 2 दशकों तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा थे, जो उस वक्त सारे बड़े फैसले लेती थी। इससे साफ पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए उनका कमिटमेंट कितना मजबूत और गहरा था। आज़ादी की लड़ाई के बाद अब उनका रोल बदलने वाला था। एक स्वतंत्रता सेनानी से वो अब एक राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे थे। वो अब सरकार में बड़े पदों पर बैठकर देश की नींव रखने वालों में से एक थे। ये तारीखें उनके पॉलिटिकल करियर के कुछ बहुत बड़े पड़ाव हैं। 1937 में मद्रास के प्रीमियर, जो आज के मुख्यमंत्री जैसा पद था। फिर 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बने और 1952 में एक बार फिर मद्रास के मुख्यमंत्री। मतलब उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत ही जबरदस्त। खासकर गवर्नर जनरल के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत अहम था। सोचकर देखिए, आज़ाद भारत एक नए नवेले जहाज की तरह था, जो आज़ादी के तूफानी समंदर में निकला था। उस जहाज को एक मजबूत और अनुभवी कप्तान की जरूरत थी, और राजा जी ने ही उस मुश्किल दौर में देश को संभाला और उसे एक सही दिशा दी। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दी, अब वही उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। साल था 1959। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई। नाम था स्वतंत्र पार्टी। और यकीन मानिए, उस दौर की भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो इस नई पार्टी की सोच क्या थी? असल में ये पार्टी उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों के सीधे विरोध में खड़ी हुई थी। उस समय कांग्रेस सरकार अर्थव्यवस्था पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा रही थी, जिसे आगे चलकर लाइसेंस राज भी कहा गया। स्वतंत्र पार्टी ने इसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि फ्री एंटरप्राइज होना चाहिए, राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए और सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो फिर राजा जी को कैसे याद रखा जाए? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी बहुत कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। वो हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उनकी पूरी यात्रा को अगर एक लाइन में देखें तो ये कुछ ऐसी है। एक आज़ादी का सिपाही जो देश का सबसे बड़ा प्रशासक बना, और फिर एक विपक्षी नेता जिसने उसी सिस्टम को चुनौती दी जिसे बनाने में कभी उसका खुद का हाथ था। वाकई एक असाधारण राजनीतिक सफर। और यही सवाल सबसे अहम है, आखिर वो कौन सी वजह होती है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्र बनाने में सबसे आगे रहा हो, वही अपने उसूलों के लिए उसी व्यवस्था का सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। राजा जी की जिंदगी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।